प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट चाहे दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हम पढ़ने वाले हैं इकाई 5 को। इकाई 5 में आज हम मुक्तिबोध को पढ़ने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, धूमिल को पढ़ने वाले हैं। धूमिल की आपने पता है आप सबको कि 4 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में यूजी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। ठीक है, तो हम धूमिल की कविताओं पर आ जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि धूमिल की कविता नक्सलवाड़ी है, जो कि संसद से सड़क तक में संकलित है। एक उनकी कविता और निकल कर आती है, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो हम यहाँ मोचीराम की बात करने वाले हैं। मोचीराम के कुछ इम्पॉर्टेंट हमने पंक्तियाँ यहाँ पर उठाई हैं। तो चलिए देख लेते हैं सभी पंक्तियों को, है ना। काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट जितना है उसी का जिक्र मैंने यहाँ पर किया, जितने महत्वपूर्ण है वही 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 मैंने इधर लिया है। ठीक है, तो चलिए इसके भावार्थ हम देख लेते हैं और ऐसे ही 8-10 जो महत्वपूर्ण है उन सब का जिक्र मैं करती चली जाऊंगी। आपको पता है कि कविता मोचीराम में एक मोची के माध्यम से धूमिल एक साथ समाज की कई बुराइयों पर चोट करते हैं। ओके, एक तो वे जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट करते हैं और दूसरी ओर मध्यम वर्ग के झूठे आत्मगौरव और दिखावे की प्रवृत्ति को भी नंगा करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ तो मेरी निगाह में, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ठीक है, अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको, हाँ, जो मैंने कहा जितने महत्वपूर्ण है उन्हीं का जिक्र मैं करूँगी। तो आप जानते हैं कि इस कविता में कवि ने मोचीराम के साथ जो वार्तालाप की है उसी का जिक्र है। ठीक है, रापी का अर्थ होता है चमड़ा काटने का औजार। ठीक है, चमड़ा काटने का अर्थ यानी रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। यानी कवि कहते हैं, बताते हैं कि जब अपने जूतों की मरम्मत के लिए मोचीराम के पास जाते हैं, मोचीराम के पास गए तो उस समय जो कुछ उन्होंने प्रसंग छोड़ा होगा, तो प्रसंग बस उसने रापी यानी अपनी औजार काटने वाले जो औजार काटने का सामान था, रापी से अपनी आंखें हटाते हुए मेरी ओर देखा। ठीक है, रापी से उठी हुई आंखों ने यानी रापी से वो अपनी हटाते हुए औजार जो जिससे वो चमड़ा साफ करता है, वो चमड़े का जूता साफ करता है, तो जो चमड़ा साफ करने वाला एक औजार होता है उसको रापी कहते हैं। तो रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे देखा, कब कहते हैं कि मुझे देखा, क्षण भर टटोला, बोलते कि हटाते हुए मेरी ओर देखा, क्षण भर वह मेरे मन के भाव को टटोलता रहा। कौन? मोचीराम। और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला। फिर कहते हैं कब कि वह कुछ विनम्र स्वर में हंसते हुए, पतियाए हुए यानी विनम्र स्वर में हंसते हुए बोला कि बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है। कब कहते हैं कि मोचीराम कहता है कि बाबूजी, विनम्र स्वर में कहता है कि बाबूजी मैं सत्य कहता हूँ, मेरी निगाह में सब बराबर है, मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कब कहते हैं कि जो मोचीराम कहता है कि वह हर आदमी को अपने उसके जूते की मरम्मत करवाने के लिए जो उसके सामने खड़ा होता है, कब कहते हैं कि वह कहता है कि मेरे लिए सभी व्यक्ति एक जोड़ी जूता है। भाव यह निकल कर आता है कि जो प्रत्येक ग्राहक मोचीराम के पास मरम्मत के लिए आते हैं, तो वो कब कहते हैं कि मोचीराम कहता है कि ये जो मेरी आजीविका की दृष्टि है, मेरे लिए सिर्फ यही मैं जानता हूँ, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, कोई कितना भी छोटा हो जाए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है और जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो इसमें कभी कहते हैं कि इसमें जो निकल कर आता है तो यही है कि कब कहते हैं कि जो मोची के लिए है तो प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए एक जैसा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला है कि एक और पंक्ति हमने ली है। ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्तियों को मैंने रखा है पढ़ने को, तो बताने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी का मैंने बात की करी है यहाँ पे। और बंधु, जो ये मतलब ये हमारा मोचीराम जो हमारा पाठ्यक्रम है धूमिलकृत, तो इसमें ना जो मोचीराम है वो अपनी जाति को कोसने पर मलाल भी कभी कभी करता है। ठीक है, कभी अपनी जाति होने पर वो नफरत भी करता है कि मैं मोची क्यों हूँ। आगे इसका जिक्र आएगा कविता में। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकतियों की थैली है, इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, उस पर उम्मीद की को तरह देती हुई हंसी है।
जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। ठीक है, और खड़खड़ा रही है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, और खड़खड़ा रही, यहाँ तक हमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं इसका भावार्थ, देख लेते हैं कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवायत बतलाते हैं। बहुत सरल है। कब कहते हैं कि मोचीराम कहता है कि मेरे पास मरम्मत के लिए तरह तरह के जूते आते हैं। वे जूते अलग अलग तरह के आदमियों के स्वभाव एवं आकार को सूचित करते हैं। ठीक है, अलग अलग नवायत बतलाते हैं, यानी अलग अलग उनके आकार और नवायत, यानी कहते हैं इसका नवाया इसका रवैया मुझे ठीक नहीं लगता। नियत, नवायत यानी नियत, यानी इसको स्वभाव को बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है। कब कहता है कि सबकी अपनी अपनी शक्ल है और अपनी अपनी शैली, यानी रहन सहन वेशभूषा अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? शक्तियों की थैली है। अब यहाँ पर कब कहते हैं कि कहते हैं कि यहाँ इस मतलब कब कहते हैं कि उदाहरण एक जूता को देते हुए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति है जो कि एक ऐसा व्यक्ति भी आता है कि जो जिस पर कई उसके जूते पर कई चक्तियाँ लगी हुई हैं, अर्थात वह जूता चक्तियों से भरा पड़ा है। उसे देखकर पता चलता है। ठीक है, मतलब एक चेहरा पहनता, उसे देखकर ऐसे एक चेहरा पहनता है का मतलब हुआ कि उसे देखकर, जिसके मतलब जूते में कई चक्तियाँ लगी हुई हैं, तो उसे देखकर कभी कहता है कि मोचीराम कह रहा है कि ऐसा लगता है जिसे कि चेचक ने चुग लिया हो। यानी उसे देखकर ऐसा पता चलता है कि उसे किसी मतलब उसके चेहरे पर चेचक के दाग हों, है ना। जैसे मतलब होता है ना कि चेहरे पे जब कई दाग मतलब कई वाइट वाइट दाग लग जाते हैं तो लगता है कि कई परत लेयर पड़ गई है। तो ऐसा कब भी कह रहा है कि इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है। तो उसे देखकर मतलब जो जूता बनवाने आता है व्यक्ति, तो उसे देखकर कब कहता है, ऐसा ऐसा पता चलता है कि वह अपने सुखी जीवन की उम्मीद से हंसता है। ठीक है, यानी उस पर उम्मीद को देती हुई हंसी है। ठीक, उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है। तो कब कहता है कि यहाँ पर जो उसके जीवन की उम्मीद की हंसी है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि टेलीफोन के खंभे पर अटकी हुई कोई पतंग खड़खड़ा रही है। कोई पतंग खड़खड़ा रही है, कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाव निकल कर आता है कि चक्तियों वाली जूते से उसके मालिक की आर्थिक स्तर एवं स्वभाव का पता चलता है। ठीक है, यानी जो मालिक है कोई, तो यहाँ शक्तियों से पता चल जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है और उसका आर्थिक परिवेश कैसा है। ठीक है, एक और आता है कि यहाँ पर बताऊँ मैं जो इस पूरी कविता में ही आप जो समझ पाएँ तो केवल यहाँ पर जूतों के द्वारा आदमी के स्तर की पहचान का चित्रण है और कवि के मानवीय संवेदना का परिचय का आप देखने को आपको मिलेगा। पूरी कविता आप पढ़ लें तो। ठीक है, आगे कि बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? कवि कहते हैं, कवि के लिए ये बाबू वही कहता है मोचीराम की, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। ठीक है, मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें उस समय मैं चक्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। ठीक है, ये पूरा एक पॉइंट हो गया। हाँ निभाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक एक ओके, एक पॉइंट हो जाता है यहाँ तक पूरा। तो इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। ठीक, इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं हम कि बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो। ठीक है, कवि ये कहता है कि आप इस पर, ठीक है, आप इस जूते पर पैसा क्यों खर्च करते हो, अर्थात यह जूता कमजोर पड़ गया है और मरम्मत करने से भी अभी ये अधिक ज़्यादा चलने वाला नहीं है। तो क्यों फूंकते हो, यानी कहते कब पैसा इस पर क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। अब यहाँ पर कवि हैं, कवि कहना चाहते हैं। ठीक है, मोचीराम नहीं कह रहा है, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस पर मतलब कवि ये कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ वाणी जो है वो लड़खड़ा जाती है। उस समय वह अनुभव करता है कि उसके हृदय से एक आवाज़ आती है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से, यानी उस समय मैं अपने हृदय से महसूस करता हूँ एक आवाज़ आती है। ठीक है, उनके भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। कि मतलब उनके हृदय से आवाज़ आती है कि जो उसे कहते हैं कि तुम अपनी ही जाति पर यानी थूकते हो, अपने ही समान पद दलित जूतों के प्रति घृणा रखते हो। तो क्यों पद दलित शोषित होने से दोनों की जाति एक है? मतलब कहते हैं क्या कब दोनों की जाति पर मतलब आप क्यों थूकते हो, दोनों की जाति क्या एक है? आप यकीन करें उस समय मैं चक्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ।
अब यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि आप चाहे मेरा विश्वास करें या ना करें, परंतु उस समय मैं जूतों की चकतियों की जगह अपनी व्यथित आंखों को ताकता हुआ प्रतीत होता हूँ। और उसी समय कब कहते हैं कि और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। यानी जो आदमी वहाँ पर मोचीराम है, कभी उसको देखते हैं, यानी जो चकतियाँ वो जूते में लगवाने गए थे वो न देख करके वो कवि को देखते हैं या कवि की आंखों को देखते हैं कि वो कैसे मतलब इस कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जूतों की चकतियों की जगह अपनी व्यथित आंखों को ताकता हुआ प्रतीत होता हूँ, और उस समय मेरी सारी संवेदना उभर आती है, और उस स्थिति में स्वयं शोषित पीड़ित आदमियत का आचरण करने में मुझे अत्यधिक वेदना होती है। ठीक है, कहते हैं और अपने पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। ठीक है, तो यह कहते हैं कब कि मैं बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाल पाता हूँ। ऐसी स्थिति जब देखते हैं वो मोचीराम की, तो उसके लिए जिक्र करते हैं। एक और आता है, एक जूता और है जिसमें पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है सैर को। वह न अक्लमंद है, वह न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है। ठीक है, हाँ यहीं तक पढ़ना है, वो कोई बनिया है या बिसाती है। मगर एक और पॉइंट था, मगर एक और था यहाँ पे होना चाहिए था, मगर मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे छूटा हुआ है, ऐसा होना चाहिए था, मगर रोब क्या हिटलर का नाती है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट होना था। एक जूता और है जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है। अब यहाँ समझिएगा बात क्या कहना चाहते हैं। कभी कह रहे हैं कि मोचीराम के पास जो मरम्मत के लिए जो कोई आता है जूता लेकर, तो ऐसा लगता है जो पैर की नाप के कुछ छोटा है। यानी एक जूता और है, एक जूता वाला कोई और आदमी आता है जो पैर के नाद कर एक आदमी निकलता है। यानी पैर में उसकी वो जूता अच्छे से ठीक से नहीं हो पाता है, जा रहा है कहाँ, सैर को, पर मोचीराम के पास वो पहुंच जाता है जूता सही करवाने के लिए। तो कभी कहते हैं कि न वह अक्लमंद है, कौन, वही जो व्यक्ति है, तो न वह अक्लमंद है, यानी उसके पास अक्ल भी नहीं है, बुद्धि नहीं है। ठीक है, और ना ही वक्त का पाबंद है और ना वह समय का पाबंद है। वह अत्यधिक लालची स्वभाव का है, उसकी आंखों में लालच है, यानी अत्यधिक लालची स्वभाव का है। हाथों में घड़ी बंधी हुई है। वक्त का पाबंद न होने से, ठीक है, वक्त का पाबंद न होने से वह घड़ी पर नजर नहीं डालता। ठीक है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। ठीक है, कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति आया था जूते मतलब एक जूता लेकर के, उसे कहीं जाना नहीं था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिछाती है। ठीक है, या कब कहते हैं यहाँ पर कि ऐसा लगता मालूम पड़ता है कि मानो वह अभी कई काम करने हैं उसे, और संभवतः वह कोई व्यापारी या बनिया है, परंतु दूसरों पर रौब ऐसा जमाता है कि मानो वह तानाशाह हिटलर को नाती या वंशज है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है कि रौब ऐसा है कि हिटलर का नाती है, या नीचे पॉइंट था एक छूट गया है ना। एक और पॉइंट आता है कि और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोज कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह उसे भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारे सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि और बाबूजी मतलब कब कहता है कि असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें छुपी रहती हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें छुपी हैं। मोचीराम कहता है कि ये बाबूजी, वास्तविक बात तो यह है कि व्यक्ति जीवित रहने के लिए कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे, यानी जिंदा रहने के पीछे आगे यहाँ पर डॉट डॉट मतलब कवि ने बहुत सी बातें छोड़ दी हैं। तो जिंदा रहने के पीछे व्यक्ति कई काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो मोचीराम कहता है कि कार्य जो है ना वो उचित होना चाहिए, मानवीय दृष्टि से उचित हो। अगर सही तर्क नहीं है तो वो कहता है कि मेरा यह तर्क यदि सही नहीं है तो सबों के लिए रामनवमी, ठीक है, रामनामी यानी सबों, यानी जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कोई ख़त्म हो जाता है, जो मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए तो सबों तो रामनामी बेच कर या रंडियों की दलाली करके रोज कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वही कहते हैं, मोचीराम कहते हैं कि तो शवों के लिए राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में तथा मेहनत ईमानदारी से काम करने में
कोई फर्क नहीं है। यही कारण है कि ठीक है, यही कारण है कि यही वजह है वह जगह है, और यही वह जगह है कि जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो फिर आगे मोचीराम कहते हैं कि यही कारण है कि जब व्यक्ति अपने पेशे से छूटकर इधर उधर के अनर्गल कामों में लग जाता है तो वह जनता की उस भीड़ में एक साधारण व्यक्ति बन जाता है जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, यानी भीड़ का टमटमा हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। ऐसा आदमी न तो किसी के ढंग से अपनी बात कह सकता है क्योंकि सभी लोग उसकी बात को काटते हैं। मौसम सताता है, ठीक है, और कठिन परिस्थितियों का वो सामना भी नहीं कर पाता, यानी मौसम सताता है, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता। अब आप इस बसंत को ही ले लो। ठीक है, वह फिर कहता है कि मोचीराम कहता है कि अनुकूल समय के इंतजार करने वाले लोगों को आक्षेप करते हुए कहता है, ठीक है, जो अनुकूल समय का इंतजार करते रहते हैं तो उनको आक्षेप करते हुए कहता है कि आप एक मौसम यानी बसंत को ले लो। जैसे बसंत ऋतु का मौसम दिन को तांत की तरह लंबे बनाता है, यानी आप मौसम बसंत को ले लो, वह यह दिन को तांत की तरह तानता है, यानी दिन को बड़ा बड़ा होने लगता है बसंत ऋतु में। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में रीझने के लिए लटकाता है। तो कब कहते हैं कि ये बसंत ऋतु का मौसम है, दिन को तांत की तरह लंबे बनाता है, यानी दिन बड़े होने लगते हैं उस समय। और फिर कहते हैं कि इस मौसम में पेड़ पौधों पर लाल लाल कोपल पत्ते लग जाते हैं, मानो वे लाल लाल पत्ते जूतियों के लिए हजारों सुख तल्ले हों। ठीक है, पेड़ों पर लाल लगे पत्तों हजारों सुख तल्ले हों, धूप में सीझने के लिए लटकाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि जिन्हें बसंत ने धूप में सुखाने के लिए पेड़ों पर टहनियों पर लटका दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही बात निकल कर आती है कि जो विशेष, मैं आपसे कह दूँ विशेष क्या निकल कर आता है इस पॉइंट में, तो इतना निकल कर आता है कि ईमानदारी एवं श्रमनिष्ठा अपनाने की व्यंजना यहाँ पर बात कही गई है। और कभी मोचीराम कहते हैं कि व्यर्थ के कामों में लगने वाला व्यक्ति हमेशा कष्ट ही भोगता है। ठीक है, साथ साथ बसंत का मानवीय चित्रण भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक और आता है, एक पॉइंट मैंने और लिया है, एक पॉइंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट भी है, सभी इंपॉर्टेंट, जितने चार मैंने लिए इंपॉर्टेंट है। सच कहता हूँ उस समय रापी की मुठ को हाथ से संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन कहीं झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की सराहपत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी की किताब को नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर निकल कर आता है, सच कहता हूँ उस समय रापी की मूठ को हाथ से संभालना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर कब कहते हैं कि कब ये कहते हैं कि मोचीराम कहता, ठीक, का वर्णन करते हुए ये पूरी कथा उन्होंने मोचीराम की सुनाई है। ठीक है, वो मोचीराम के पास जूता सिलवाने के लिए जाते हैं और जो वहाँ का दृश्य वो देखते हैं वही कथा, उसी कथा का वर्णन यहाँ पे वो कर देते हैं। ठीक है, उसी दृश्य का इसमें वर्णन है। तो कब कहते हैं कि मोचीराम कहता है कि जब कोई मेरे पेशे पर, मेरी मानवीय संवेदना पर आक्षेप करता है, सच कहता हूँ उस समय रापी की मूठ को हाथ से संभालना मुश्किल हो जाता है। कब मुश्किल हो जाता है? रापी यानी औजार, जो चमड़े का औजार होता है सिलने वाला। तो कहते हैं उस समय, सच कहता हूँ कि उस समय में ये मुश्किल हो जाता है हाथ में संभालना कि जब कोई मेरी मानवीय संवेदना पर आक्षेप करता है, यानी कहते हैं ना, मतलब मेहनत उनकी पूरी न देना, उनका शोषण करना। कहते हैं ना, वो यदि मोची कहता है कि मुझे 10 रुपये चाहिए जूते का सिलवाने का, तो कोई कहता है अरे भाई 5 रुपये ही ले लो। तो वही यहाँ पर बात कभी कह रहे हैं कि मोचीराम कहता है, सच कहता हूँ उस समय रापी की मूठ को हाथ से संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन कहीं झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। यानी वो मोचीराम कह रहा है कि जब मेरा शोषण होने लगता है, मेरी मेहनत, मेरी मजदूरी न देकर शोषण होने लगता है, तब मुझे अत्यधिक बेचैनी महसूस होती है। मैं सच कहता हूँ कि उस समय मुझे रापी को हाथ से ठीक ठाक पकड़ना भी कठिन लगता है, यानी रापी को मुठ से पकड़ना, हाथ संभालना भी कठिन लगता है, मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, मेरी आँख कहीं और जाती है, मेरा हाथ कहीं और जाता है, मन मेरा जो है किसी झुंझलाए हुए, यानी मुझे उस समय अत्यधिक पीड़ा होती है और मेरी आंखें तथा हाथ भी मेरा काम नहीं करते, यानी दोनों का समन्वय बिगड़ जाता है और उस समय मेरी आंखें कहीं और चली जाती हैं और हाथ भी काम नहीं करता, यानी मेरा मन उस समय झुझलाए हुए अबोध बालक की तरह अपने काम करने से बार बार इनकार करता है और मैं चाहता हूँ कि मैं
इस काम को ना करूं, मेरा इस काम में मन नहीं लगता। यानी कहता है कि काम पर आने पर बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। कब कहते हैं कि उस समय मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की शराफत पर कोई पशुतापूर्ण प्रहार कर रहा है। जैसे जंगल में पेड़ से कोई आदमी पर वार करता है, वैसा ही वार मुझ पर हो जाता है। यह कथन मतलब चौंकाने वाली थोड़ी बात है कि और यह चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है। यानी कब कहते हैं कि मोचीराम कहता है, जो कथन है चौंकाने के लिए नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी की किताब को ना पता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। ठीक है, यहाँ पर आगे उसकी मानवीय संवेदना को ही व्यक्त करते हैं कि वो मतलब जो कथन है वो कहता है कि यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि मतलब जो लोग मेरा शोषण करते हैं, अभी तो यहाँ पर जो व्यक्ति की है वो मानवीय संवेदना प्रकट होती है। ठीक है, मोचीराम आगे यही कहता है कि जो व्यक्ति जिंदगी के यथार्थ को नहीं जानता, उसे केवल किताबी ज्ञान का पुतला मानता है, ऐसा आदमी यथार्थ और अनुभव के मध्य वास्तविक अंतर को नहीं समझ पाता। ठीक है, आगे वो कहता है मतलब ऐसा आदमी जो मगर जिंदगी की किताब को ना पता है, वो असलियत यानी अनुभव के बीच, यानी वो जिंदगी के असलियत को नहीं समझ पाता। कौन सा आदमी? जिसको किताब की सही मतलब अहमियत नहीं पता हो। ठीक है, खून के किसी कमजात मौके पर कायर है। ठीक है, यहाँ पर आगे कब कहते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मतलब व्यक्ति जो निराकायर और कमजोर प्रकृति का होता है, जो नासमझ है, वो कोरी संवेदना वाला है। तो बड़ी आसानी से वो कहते हैं कि इस युग में मानवीय संवेदना रखने वाला जो मोची है, तो वो मोची नहीं होकर, ठीक है, मोची नहीं होकर एक बहुत बड़ा भावुक शायर प्रतीत होता है, शायर लगता है। ठीक है, ऐसा कवि कहते हैं मोती के लिए कि तू वह बड़ी आसानी से कह सकता है, मतलब मोची हाँ कवि से कह रहा है अपने बारे में कि लोग जब इस तरह मेरे भाव को समझ जाएं तो कहते हैं कि वो फिर मुझे क्या कहेंगे, यार तू मोची नहीं शायर है। तो इस प्रकार ऐसे लोग मानवीय संवेदना एवं ईमानदारी से मेरी हंसी जो उड़ाते हैं वो फिर नहीं उड़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ निकल कर आता है कि जो ईमानदारी से जीवन जीता है, ठीक है, और ईमानदारी से जीवन जीने का आक्षेप ही यहाँ पर किया है कवि ने और मोचीराम ने भी। तो जो उसे बेचैनी होती है मोचीराम को कि लोग उसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर बोलते हैं ना कि सच कहता हूँ उस समय रापी की मूठ को हाथ से संभालना मुश्किल हो जाता है। यानी जब लोग उसकी मानवीय संवेदना को उसके पेशे पर आक्षेप करते हैं, अरे नहीं भाई, मेहनत की पूरी मतलब मजदूरी उसको पूरी न दे करके शोषण करते हैं, अरे इतना ही ले लो, 5 रुपए ही ले लो ना यार, 10 रुपए वो मांगता है, तो यहाँ पर उसका शोषण होता है। तो इसलिए वही कहता है कि रापी की मूठ को हाथ से संभालना मुश्किल हो जाता है, तब मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, यानी दोनों का समन्वय कहते हैं नहीं बैठ पाता, मेरा हाथ कहीं और जाता है, मेरा आँख कहीं और जाता है, मन मेरा झुझला जाता है एक बच्चे सा, है ना, फिर मेरा बार बार काम करने का मन नहीं करता कि मैं अपने काम पर आऊँ, है ना। तो बहरहाल ठीक है, इस हमने कविता को समझा है और जितने महत्वपूर्ण हैं 8-10 कविताएं मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण हैं। तो आप मुझे बताना ये मेरे समझाने का तरीका बंधु आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। तो ठीक है, जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को आप शेयर जरूर करें, लाइक अवश्य करें, तो मुझे पता चलेगा कि ये काम की चीज़ है। ठीक है, काम की वीडियो रही आपकी। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।